हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस चल रही है, जिसमें साइंस की क्लासेस पूरी हो चुकी है। राजस्थान और भारत के भूगोल की क्लासेस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हम राजस्थान सेट, यूजीसी नेट और जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स की क्लासेस चला रहे हैं, जिनमें से 2-3 टॉपिक पूरे हो चुके हैं। आज जैसे हमारी जो लास्ट क्लास थी जनरल की, उससे रिलेटेड आज हाफ क्लास टेक्निकल इशू की वजह से रह गई थी बीच में। आज उसका हाफ पार्ट करेंगे और लेजर वाला पार्ट भी इसके साथ में करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। विशेष परिस्थितियों में क्रय खाते हमने पढ़ लिए थे। जैसे सामान्य परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, परंतु निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में से क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि इनसे व्यावसायिक माल की लागत कम होती है। जब स्वामी द्वारा निजी उपयोग हेतु माल निकाला जाता है, तब हम करते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। वैसे तो अपन परचेस को डेबिट करते हैं, क्योंकि हम कोई भी माल खरीदते हैं तो वो हमारी बिजनेस में आता है, तो हमारी एसेट ही बढ़ती है। लेकिन जब जब हमारी एसेट कम होती है तो हम परचेस को क्रेडिट करते हैं। जैसे जब स्वामी है वो माल निकालेगा तो उसके लिए वो ड्राइंग है, लेकिन इससे हमारे बिजनेस का एसेट भी कम हो रही है, तो हम करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। फिर है माल दान देने पे, तब भी होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। मुफ्त नमूने में रूप में माल बांटने पे, तब भी कम होएगी ना एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। माल चोरी होने या आग से नष्ट होने पर भी क्या होगी, लॉस बाई फायर थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ठीक है। अब ये भट्टा छूट की अवधारणा और प्रविष्टियाँ। व्यवसाय में भट्टा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला व्यापारिक भट्टा ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा नगद भट्टा कैश डिस्काउंट। जो व्यापारिक भट्टा होता है ये बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से सूची मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत से दिया जाता है। इसका लेखा मुख्य खाता पुस्तकों से अलग नहीं किया जाता, बल्कि इसे सीधे शुद्ध मूल्य घटाकर प्रविष्टि की जाती है। और जो नगद भट्टा होता है ये ग्राहकों से सीधा भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाता है। इसका लेखा पुस्तकों में आवश्यक रूप से किया जाता है। भुगतान करने वाले के लिए ये लाभ है और प्राप्त करने वाले के लिए यह व्यय है। व्यापारिक उदाहरण और गणना। मोहन से 10,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक भट्टे और 5% नगद भट्टे पे लिया और तुरंत भुगतान किया। लिस्ट प्राइस है 10,000, ट्रेंड डिस्काउंट 10% घटाएंगे यानी 1,000 घटाएंगे, जिसका शुद्ध क्रय मूल्य होगा 9,000। फिर उस पे से कैश डिस्काउंट 5% घटाएंगे 450। फिर क्या हो जाएगा 8,550। अब जो एंट्री होगी वो ट्रेड डिस्काउंट की ना होकर कैश डिस्काउंट की होगी। जैसे परचेस अकाउंट डेबिट 9,000 से, टू कैश 8,505 से 550 से, और टू डिस्काउंट रिसीट अकाउंट डेबिट टू 450 से। क्योंकि हमने माल परचेस किया है तो डिस्काउंट हमें मिलेगा, तो ये हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। अगर ये नुकसान की चीज़ होती तो डिस्काउंट को हम डेबिट करते हैं। हमें बैंक और अन्य विशिष्ट प्रविष्टियाँ। बैंक में खाता खोलने पर या फिर नकद जमा कराने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्यवसाय के लिए नगद से बैंक से नगद निकालने पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। निजी उपयोग हेतु बैंक से रुपया निकालने के लिए, सामान निकालने के लिए हम ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस कर रहे थे, पैसे निकालने के लिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे या बैंक करेंगे। अगर कैश निकालते हैं तो कैश करेंगे, और बैंक के माध्यम से पैसे निकाल रहे हैं तो बैंक करेंगे। बैंक द्वारा शुल्क वसूलने पर बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक अनादरित होने पे यानी डिसऑनर होने पे संबंधित देनदार का खाता डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बेड डेब्ट, जब कोई देनदार दिवालिया हो जाए और उससे राशि प्राप्त ना हो सके तब बेड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेबिटर अकाउंट। ठीक है। क्योंकि हमारा डेबिटर, हमारी एसेट कम हो गई, वो डूबत ऋण में चला गया, तो उसको क्रेडिट करेंगे। पुनः पूर्व में डूबी राशि प्राप्त होने पर कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट रिकवर अकाउंट। आयकर का भुगतान करने पर आयकर को स्वामी का व्यक्तिगत खर्च माना जाता है, अतः इसे आरण में ढाला जाता है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। जनरल प्रविष्टि और उसके विशिष्ट व्यवहार। अब है व्यापारिक बीमा प्रीमियम का भुगतान कैसे होता है। तो वो कैसे होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पूंजी पर ब्याज कैसे दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर हम पूंजी पर ब्याज देंगे तो वो फर्म के लिए तो एक तरह का खर्चा ही है, तो खर्चे को हम डेबिट करेंगे।
लेकिन जो साझेदार है उनको प्रॉफिट होगा, उनकी कैपिटल बढ़ेगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब ये 20,000 का माल आग से नष्ट हो गया, कंपनी द्वारा 15,000 का दावा स्वीकार किया गया। अब इंश्योरेंस कंपनी है, उससे हमें क्लेम उठाना है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमको 15,000 दिए, लॉस हमारे कितने का हुआ, 5,000 का, और परचेस अकाउंट में क्रेडिट में कितने जाएंगे, 20,000। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा सामान कितना गया, 20,000 का लॉस हुआ, तो सामान को हम क्रेडिट कर देंगे तो टू परचेस अकाउंट हो जाएगा। अब उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने हमको 15,000 कैश दिए और खर्चा लॉस कितने का हुआ, 5,000 का, तो इसे इस तरह दिखाएंगे। फिर स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु 2,000 निकले, इसकी एंट्री मैंने आपको बताई दी थी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। निजी प्रयोग हेतु 2,000 रुपये बैंक से निकाले तो क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। घरेलू उपयोग हेतु 2,000 का माल निकाला तो क्या एंट्री होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। 11,000 का माल 10% 11,000 का माल 10% GST सहित बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू 11,000, टू सेल 10,000 की और GST 1,000 की। GST की गणना कैसे करी कि 11,000 10% GST सहित था, यानी 11,000 डिवाइड बाई 110 और मल्टीप्लाई 10 1,000। फिर 11,000 रुपये का माल यदि GST अतिरिक्त हो तब क्या करेंगे, GST निकाल 11,000 का 10% कितना होगा, 1,100, सेल हुई 11,000 की और कैश हुआ 12,100 का। महत्वपूर्ण बिंदु, यदि क्रय विक्रय के किसी व्यवहार में क्रेता या विक्रेता का नाम लिखा हुआ हो और यह नहीं बताया गया कि व्यवहार नगद है या उधार, तो उसे उधार व्यवहार माना जाएगा। यदि व्यवहार में क्रेता या विक्रेता का नाम नहीं लिखा हो तो उसे नगद व्यवहार माना जाएगा। यदि नाममात्र के खाते के व्यवहार में प्राप्त करने वाले या भुगतान करने वाले का नाम लिखा हो तो उसे नगद भुगतान या नगद प्राप्ति माना जाएगा, वह व्यक्ति का व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जाएगा। व्यवहारी द्वारा लगाई गई राशि के लिए पूंजी खाता जमा किया जाएगा, वह स्वामी द्वारा आहरित माल या नगद के संबंध में आहरण खाते को डेबिट किया जाएगा। माल के क्रय के लिए क्रय खाता खोला जाएगा तथा माल के विक्रय के लिए विक्रय खाता खोला जाएगा। प्रारंभिक प्रविष्टि, ये प्रविष्टि व्यक्तिगत खाते तथा वस्तुगत खाते रियल अकाउंट के पिछले वर्षों के शेषों को अगले वर्ष में ले जाने के लिए होता है। यदि लेखा पुस्तकों की गई पहली प्रविष्टि होती है, इसमें सभी संपत्तियों को डेबिट और दायित्व व पूंजी को क्रेडिट किया जाता है। नाममात्र खाता जिसमें लाभ या हानि वाले एंट्रीज आती है वो अकाउंट होते हैं, वो उसी साल बंद कर दिए जाते हैं, P&L में रिटर्न ऑफ कर दिए जाते हैं और उनको अगले साल में उनकी कोई भी प्रविष्टि नहीं होती है। प्रविष्टि ओपनिंग प्रविष्टि या ओपनिंग एंट्री किसकी होती है, ओनली पर्सनल अकाउंट की और रियल अकाउंट की। GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे वस्तु व सेवा के क्रय विक्रय पर कर लगाया जाता है। ये सारे भारतवर्ष में समान रूप से लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक ही कर प्रयुक्त करना है। 1 जुलाई 2017 से वस्तु व सेवा कर अधिनियम लागू हुआ। वस्तु व सेवा कर के उद्देश्य, माल की लागत में कमी करना, व्यवसाय करने में सरलता, कर चोरी में कमी, कर प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व नियमित, संपूर्ण देश में एक कर एक बाजार, अप्रत्यक्ष कर व प्रबंधन में सहायता। GST की दरें वस्तुएं व सेवाएं विभिन्न दरों से निर्धारित की जाती है, जिन्हें मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है, 0%, 5%, 12%, 18% व 28%। अभी संशोधन हुआ है, कुछ रेटें हटी है जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। GST का वर्गीकरण, इंट्रास्टेट जो राजस्थान के या राज्य के अंतर्गत लगता है उसे CGST प्लस SGST कहते हैं। जो राज्यों के मध्य लगता है जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश, इनके बीच में लगता है उसे IGST कहते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के भी लगता है उसे UTGST कहते हैं, जैसे कि दिल्ली और राजस्थान के बीच। CGST सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST के मुख्य नियम, यदि माल व सेवा का विक्रय राज्य के अंतर्गत किया गया है तो कर को 2 भागों में आधा आधा बांटकर CGST व SGST लगाया गया है। उदाहरण पे 80% टैक्स रेट है तो 9% CGST लेगी और 9% SGST लेगी। यदि माल व सेवा का विक्रय अन्य राज्य में किया जाता है तो IGST पूर्ण दर से लगाया जाता है। वस्तु व सेवा का कर इनपुट GST संपत्ति डेबिट की जाती है। वस्तु या सेवा का विक्रय होने पर आउटपुट GST दायित्व क्रेडिट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल आगे देखेंगे।
कर भुगतान के समय आउटपुट जीएसटी एकत्रित करके उसमें से इनपुट जीएसटी जो हमने चुका दिया उसको समायोजित करके सेट ऑफ किया जाता है। जीएसटी निम्न पे लागू नहीं होती है: वेतन और मजदूरी, ब्याज, शिक्षा सेवा, बिजली पानी, स्वास्थ्य सेवा। लेजर। लेजर किसे कहते हैं? जनरल अथवा सहायक बहियों में की गई सभी प्रविष्टियों को वर्गीकृत करके किसी विशेष खाते की स्थिति जानने के लिए उस खाते से संबंधित सभी लेन देनों को खाता बही में एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। एल.सी. कूपर के शब्दों में वह पुस्तक जिसमें एक व्यापारी के सौदों को एक वर्गीकृत स्थायी रूप से लिखा जाता है खाता बही कहलाती है। जी.आर. बॉटली बॉय के अनुसार लेखा पुस्तकों में खाता बही का एक मुख्य पुस्तक है और अंत में इसी पुस्तक में समस्त व्यावसायिक सौदों को वर्गीकृत रूप में यथास्थान उनसे संबद्ध खातों में लिखा जाता है। खाता बही की मुख्य विशेषता ये है कि खाता बही खातों की प्रधान पुस्तक होती है और इसे टी आकार में बनाया जाता है। जनरल की प्रविष्टियों को लेजर में लिखना या हस्तांतरित करना खतौनी या पोस्टिंग कहलाती है। इसके बाई और लेफ्ट साइड को डेबिट साइड तथा दाई और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहा जाता है। प्रत्येक भाग में 4 कॉलम होते हैं। पहला डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर जनरल फॉलो, फिर अमाउंट। ये बात आपने डिस्कस कर ली है। एक तरफ 4 कॉलम होते हैं, दूसरी तरफ 4 कॉलम होते हैं, टोटल 8 कॉलम होते हैं। खाता बही के लाभ: प्रत्येक खाते से संबंधित लेन देन एक ही जगह एकत्रित मिल जाते हैं। ग्राहकों और देनदारों की सही स्थिति, कितना लेना देना है, तुरंत ज्ञात हो जाती है। इसकी सहायता से तलपट बनाया जाता है जिससे गणितीय शुद्धता की जांच होती है। व्यापारिक लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण बनाने का आधार खाता बही है। खातों को बंद करना और उनका शेष निकालना। डेबिट शेष: यदि डेबिट पक्ष का जोड़ क्रेडिट पक्ष के जोड़ से अधिक है। क्रेडिट शेष: यदि क्रेडिट पक्ष का जोड़ डेबिट पक्ष के जोड़ से अधिक है। नाम मात्र के खाते: इन्हें बंद करने के लिए शेष नहीं निकाला जाता है बल्कि इनके शेष को वर्ष के अंत में या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या P&L लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हस्तांतरित करके बंद कर दिया जाता है। जनरल से खाता बही में खतौनी: जनरल में जो खाता डेबिट है लेजर में उसके डेबिट पक्ष में खतौनी की जाएगी और जो क्रेडिट होता है उसके क्रेडिट पक्ष में खतौनी की जाएगी। रोकड़ बही से खतौनी करना: जब रोकड़ बही बनाई जाती है तो खाता बही में अलग रोकड़ खाता नहीं बनाया जाता है क्योंकि रोकड़ बही स्वयं खाता बही का भाग है। रोकड़ बही के प्रारंभिक शेष तथा अंतिम शेष की खतौनी कहीं नहीं होती है। सहायक बहियों से खतौनी। क्रय बही: जैसे कि बताइए, जो जनरल होती है, अगर छोटे व्यापार के लिए जनरल बनाई जाती है तो ओनली जनरल ही बनती है, लेकिन अगर व्यापार बड़ा हो और जनरल ओनली एक जनरल से काम ना चले तो हम जनरल के भी कई पार्ट बनाए जाते हैं जिसे हम सहायक बहियाँ कहते हैं। फिर उन सहायक बहियों से हम जो लेज़र होता है, जो खाता बही होती है, वो हम बनाते हैं। ये हमारी बात हो ही चुकी थी कि ऐसे ये होता है। तो क्रय बही इसके कुल जोड़ के प्रत्येक माह के अंत में परचेस अकाउंट के डेबिट पक्ष को टू सन्ड्रीज एज ए पर परचेज बुक लिख के खतौनी की जाती है। व्यक्तिगत खातों के क्रेडिट में खतौनी हो जाती है। विक्रय बही इसके कुल जोड़ को सेल्स अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में बाय सन्ड्रीज एज ए पर सेल बुकर लिखा जाता है। ये ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जैसे परचेस, ये जीएसटी वाले ट्रांजेक्शन है, जीएसटी वाले। खाता बही के लाभ: इस पुस्तक में सभी खाते अलग अलग स्थानों पर खोले जाते हैं। प्रत्येक खाते से संबंधित लेन देन एक विशेष स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। उस खाते के शेष को देखने से उन लेन देनों का सामूहिक प्रभाव ज्ञात होता है। खाता बही से व्यवसाय से संबंधित सभी सूचनाएं शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है, जैसे कि फर्म ने प्रत्येक ग्राहक से कितना रुपया लेना है, प्रत्येक लेनदार को कितना रुपया देना है, कुल कितना क्रय विक्रय किया गया, किस मद पे कितना आय व्यय हुआ, पूंजी व संपत्तियों की अंतिम स्थिति क्या है। इसकी सहायता से तलपट बनाया जाता है जिससे लेखांकन की गणितीय शुद्धता की जांच की जा सकती है। व्यापारिक व लाभ हानि ज्ञात करने की सामग्री खाता बही से प्राप्त होती है। स्थिति विवरण भी खाता बही के शेषों से ही बनाया जाता है जिससे व्यापार की अत्यधिक सही स्थिति आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। खातों को बंद करना और उनका शेष निकालना: एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर अथवा आवश्यकता पड़ने पर व्यवसायी विभिन्न खातों की स्थिति जानना चाहता है। इसके लिए खातों का जोड़ दिया जाता है और उनका शेष निकाला जाता है। प्रत्येक खाते के डेबिट पक्ष तथा क्रेडिट पक्ष का योग किया जाता है और दोनों पक्षों को अंतर को उस खाते में लिखा जाता है जिस पक्ष का जोड़ कम है, जिससे कि दोनों पक्षों का जोड़ बराबर हो जाए। यदि किसी खाते के डेबिट पक्ष का जोड़ उसके क्रेडिट पक्ष के जोड़ से अधिक है तो उस ऐसे शेष को डेबिट शेष कहा जाता है। यदि क्रेडिट पक्ष का जोड़ डेबिट पक्ष से अधिक है तो ऐसे शेष को क्रेडिट शेष कहा जाता है। विभिन्न खातों के स्वभाव के अनुसार खाते 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता। व्यक्तिगत खाता को बंद करना है: इन खातों से हमें ज्ञात होता है कि किसी व्यक्ति से कितना रुपया लेना है, किस व्यक्ति को कितना रुपया देना है। किसी व्यक्ति खाते का
डेबिट शेष हो तो व्यक्ति देनदार है, क्रेडिट शेष है तो लेनदार होता है। यदि किसी खाते के डेबिट पक्ष का जोड़ क्रेडिट पक्ष से अधिक है तो अंतर को इस खाते के क्रेडिट पक्ष बाय बैलेंस CD लिखकर खाते का जोड़ बराबर कर दिया जाता है और खाते को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इस अंतर को राशि को अगले माह के प्रथम दिन डेबिट पक्ष में टू बैलेंस BD लिखकर आगे लाया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी खाते के क्रेडिट पक्ष का जोड़ डेबिट पक्ष से अधिक है तो अंतर को इस खाते के डेबिट पक्ष में टू बैलेंस CD लिखकर खाते का जोड़ बराबर कर दिया जाता है। इसके बाद अंतर को पुनः अगले माह के प्रथम दिन क्रेडिट पक्ष में बाय बैलेंस BD लिखकर आगे लाया जाता है। वास्तविक खातों को बंद करना। वास्तविक खातों में रोकड़ खाता व अन्य संपत्ति खाते आते हैं, जैसे कि भूमि, फर्नीचर, विनियोग, भवन आदि। रोकड़ खाते तथा संपत्ति खाते को बंद करने का तरीका वही है जो व्यक्तिगत खातों का है। रोकड़ खाते तथा संपत्ति खातों का हमेशा डेबिट शेष ही आता है। नाममात्र खाते को बंद करना। नाममात्र के खातों में फर्म से संबंधित सभी आय व्यय के खातों को सम्मिलित किया जाता है। इन खातों के शेष निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। नाममात्र के खातों को खोलने का मुख्य उद्देश्य क्योंकि फर्म का शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करना होता है, अतः वित्तीय अवधि के अंत में इन खातों के शेष व्यापारिक अथवा लाभ हानि खातों में हस्तांतरित करके बंद कर दिया जाता है। माल से संबंधित खाते जैसे परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट्स, स्टॉक अकाउंट का शेष भी निकाला जाता है। इन खातों को वर्ष के अंत में ट्रेडिंग अकाउंट में हस्तांतरित करके बंद कर दिया जाता है। खातों के विभिन्न शेषों का महत्व। व्यक्तिगत खाते का डेबिट शेष ये प्रकट करता है कि फर्म को उस व्यक्ति से कितने रुपए लेना है, अर्थात फर्म का वह देनदार है। व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष ये प्रकट करता है कि फर्म ने उस व्यक्ति को कितना रुपया देना है, वो फर्म का लेनदार है। बैंक खाता। बैंक खाता एक वास्तविक खाता नहीं है बल्कि एक व्यक्तिगत खाता है, क्योंकि ये किसी बैंकिंग कंपनी का खाता है जो एक कृत्रिम व्यक्ति है। यदि बैंक खाता डेबिट शेष प्रदर्शित करता है तो बैंक में रोकड़ शेष प्रकट होता है। यदि क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है तो बैंक अधिविकर्ष प्रकट होता है। वास्तविक खाते का डेबिट शेष ये प्रकट करता है कि फर्म की पुस्तकों में किसी संपत्ति का क्या मूल्य है। प्राय वास्तविक खाते का क्रेडिट शेष नहीं होता है। नाममात्र का खाते का डेबिट शेष ये व्यय अथवा हानि प्रकट करता है और क्रेडिट शेष आय अथवा लाभ प्रकट करता है। उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि डेबिट शेष संपत्ति तथा व्यय या हानि प्रकट करते हैं, क्रेडिट शेष दायित्व अथवा लाभ या आय प्रकट करते हैं। प्रारंभिक प्रविष्टि की खतौनी। नए वर्ष के प्रारंभिक जनरल में प्रथम प्रविष्टि संपत्तियों और दायित्वों के शेषों का लेखांकन करने के लिए बनाई जाती है। इसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ओपनिंग एंट्री में संपत्ति से संबंधित सभी खाते डेबिट होंगे, अतः खाता बही में प्रत्येक संपत्ति का खाता खोल के उसे डेबिट पक्ष में टू बैलेंस BD लिख के खतौनी करते हैं। इसी प्रकार क्योंकि प्रारंभिक प्रविष्टि में दायित्वों से संबंधित सभी खाते क्रेडिट होंगे, अतः खाता बही में प्रत्येक दायित्व का खाता खोल के उसे क्रेडिट पक्ष में बाय बैलेंस BD लिख के खतौनी करते हैं। एक खाने वाली रोकड़ बही की खतौनी करना। इसी बही से खाता बही में खतौनी करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब रोकड़ बही बनाई जाती है तो खाता बही में रोकड़ खाता नहीं बनता, क्योंकि रोकड़ बही सहायक बही का ही कार्य करती है और ये खाता बही का भी भाग है। रोकड़ बही के प्रारंभिक रोकड़ शेष तथा अंतिम शेष को रोकड़ बही में कहीं भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि रोकड़ बही रोकड़ खाते का कार्य भी करती है। तो रोकड़ बही में लेन देन लिखने का अर्थ है प्रत्येक लेन देन के एक पक्ष की खतौनी रोकड़ बही में ही पूरी हो चुकी है। अतः केवल लेन देन का दोहरा लेखा पूरा करने के लिए रोकड़ बही से लेन देन कि दूसरे पक्ष की खतौनी खाता बही में करना है, जिसके लिए नियम ये है। रोकड़ बही की इसके नियम ऐसे। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में खतौनी। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में लिखी हुई प्रविष्टियों का दोहरा लेखा पूर्ण करने के लिए खाता बहियों में उन खातों के क्रेडिट पक्ष में बाय कैश अकाउंट यानी C लिख के खतौनी की जाती है। रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष से खतौनी। रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष में लिखी हुई प्रविष्टियों का दोहरा लेखा पूर्ण करने के लिए खाता बही में उन खातों के डेबिट पक्ष में टू कैश अकाउंट और C लिखकर खतौनी की जाती है। द्विस्तंभीय व तीन स्तंभीय रोकड़ बही की खतौनी। बैंक खाते के डेबिट पक्ष में लिखी हुई प्रविष्टि की खतौनी खाता बही में उन खातों के क्रेडिट पक्ष बाय बैंक अकाउंट लिख के की जाती है। इसी प्रकार बैंक खाने के क्रेडिट पक्ष में लिखी हुई प्रविष्टि की खतौनी खाता बही में उन खातों के डेबिट पक्ष टू बैंक अकाउंट लिखकर की जाती है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब रोकड़ बही में बैंक खाता बनाया जाता है तो खाता बही में बैंक खाता नहीं खोला जाता है, क्योंकि बैंक खाते का कार्य भी करता है। कटौती खाते का जोड़ व खतौनी। रोकड़ बही में कटौती खाते का जोड़ तो किया जाता है, परंतु उनका शेष नहीं निकाला जाता।
कटौती खाते केवल साधारण सुबरू बनाए जाते हैं। खाता बही में कटौती खाते अनिवार्य रूप से खोले जाते हैं। कटौती और रोकड़ बही के कटौती खाते के जोड़ों को वहाँ खतौनी की जाती है। वास्तव में खाता बही दो अलग अलग खाते, एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और दूसरा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट खोला जाता है। रोकड़ बही के डेबिट के कटौती खाने के जोड़ को डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में किया जाता है। इसी प्रकार रोकड़ बही के क्रेडिट की कटौती के खाने के जोड़ की खतौनी को डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। क्रय बही से खतौनी करना। क्रय बही जनरल का ही एक भाग है, अतः जनरल की तरह क्रय बही से खाता बही में खतौनी की जाती है। व्यक्तिगत खातों में खतौनी। क्रय बही में उन व्यक्तियों के नाम होते हैं जिन्हें हमें उधार माल दिया है, अतः क्रेडिट द गिवर नियम के अनुसार क्रय बही से रकम इन व्यक्तियों के खातों में क्रेडिट की तरफ बाय परचेस अकाउंट लिख के खतौनी की जाती है। क्रय खातों में खतौनी। क्रय बही का जोड़ प्राय प्रत्येक माह के अंत में किया जाता है, इसलिए उधार क्रय की कुल रकम को एक साथ इस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इस जोड़ की खतौनी को परचेस अकाउंट के डेबिट की तरफ टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक लिखकर की जाती है। विक्रय बही से खतौनी करना। व्यक्तिगत खातों में खतौनी। विक्रय बही से खतौनी करने का नियम निम्नलिखित है। उन व्यक्तियों के नाम होते जिन्हें हमने उधार माल बेचा है। डेबिट द रिसीवर के नियम के अनुसार विक्रय बही से इन व्यक्तियों के डेबिट खातों में डेबिट की तरफ टू सेल अकाउंट लिख के खतौनी की जाती है। विक्रय खाते में खतौनी करना। विक्रय बही का जोड़ प्राय प्रत्येक माह के अंत में किया जाता है, इसलिए उधार बही विक्रय बही का जोड़ प्राय प्रत्येक माह के अंत में किया जाता है, इसलिए उधार बही की कुल मात्रा की एक बार खाता बही की जाती है। जोड़ की खतौनी सेल्स की क्रेडिट तरफ बाय सन्ड्रीज एज पर सेल बुक लिख के की जाती है। कर वापसी बही से खतौनी करना। व्यक्तिगत खातों में खतौनी। यह बही उन व्यक्तियों के नाम प्रदर्शित करती है जिन व्यक्तियों को हमने क्रय किया हुआ माल वापस किया है। ये व्यक्ति माल प्राप्त करने वाले हैं, अतः उनके व्यक्तिगत खाते को डेबिट पक्ष टू परचेस रिटर्न लिख के खतौनी की जाती है। क्रय वापसी खाते में खतौनी। क्रय वापसी बही के जोड़ को क्रय वापसी खाते के क्रेडिट पक्ष में बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक लिख कर खाता बंद किया जाता है। विक्रय वापसी बही से खतौनी करना। व्यक्तिगत खातों में खतौनी। विक्रय वापसी बही के जोड़ को उन व्यक्तियों के नाम प्रदर्शित करते हैं जिन व्यक्तियों से माल वापस आया है। वह व्यक्ति माल देने वाले हैं, अतः उनके व्यक्तिगत खाते को क्रेडिट पक्ष में बाय सेल रिटर्न अकाउंट लिख के खतौनी की जाती है। विक्रय वापसी बही खाते में खतौनी। विक्रय वापसी बही के जोड़ को विक्रय वापसी खाते के डेबिट पक्ष टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक लिखकर खाता बनाया जाता है। जीएसटी से संबंधित हमने बातें पढ़ ली थी, लेकिन अब इससे रिलेटेड हम एंट्रीज देखेंगे। पहले ये इंट्रा स्टेट सप्लाई जो राज्यों के अंदर ही होती है। परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, फिर टू बैंक या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। तो हमने माल परचेस किया और पे हमने टैक्स दिया और उतना पेमेंट किया। सेल ऑफ गुड्स पे क्या होगा, हमें पेमेंट प्राप्त होगा बैंक या डेबिट अकाउंट डेबिट टू सेल और आउटपुट जीएसटी जितना हमको मिलेगा ताकि हम पेमेंट कर सके टैक्स का, टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। फॉर परचेस रिटर्न क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। क्रय वापसी की दशा में इनपुट सीजीएसटी अकाउंट व इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है क्योंकि क्रय के समय इन्हें डेबिट किया गया है। सेल्स रिटर्न विद सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू डेबिटर। विक्रय वापसी की दशा में आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट किया जाएगा क्योंकि विक्रय के समय इन्हें क्रेडिट किया गया है। परचेस ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या वेंडर अकाउंट। एक्सपेंसेस के लिए जैसे टेलीफोन या कमीशन रिसीव पेमेंट जो हम पेड करते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक कैश अकाउंट टू एक्सपेंसेस पेबल अगर बाकी है तो। फॉर इनकम फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। फॉर गुड विड्रॉल बाय प्रोपराइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। फॉर गुड गिवन एज ए फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड स्टोलन एटसी। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू फ्री सैंपल, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। फॉर सेलिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी जो सीजीएसटी हमें मिली है टू इनपुट जो हमने पेड कर दी है पहले, तो जो हमने टैक्स पहले ही पेड कर दिया है और जो अब जिसके पैसे हमें मिले तो हम जो पेड कर चुके हैं उसको जो अब मिले उसमें से लेस किया जाता है। फॉर सेलिंग ऑफ इनपुट एसजीएसटी अकाउंट अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी। फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी टू गवर्नमेंट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई गुड एंड सर्विस, यानी दो स्टेट्स के बीच में। परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट IGST टू बैंक या क्रेडिट। सेल ऑफ गुड्स पे बैंक डेबिट अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट IGST, क्योंकि दो राज्यों के बीच में IGST लगता है। ये परचेस रिटर्न पे हो जाएगी, ये सेल्स रिटर्न पे ऐसी हो जाएगी। परचेस ऑफ एसेट्स पे सिर्फ SGST की और CGST की जगह IGST लगेगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड पे, इनकम अर्न फ्रॉम आउटसाइड ऑफ स्टेट पे, एडजस्टमेंट ऑफ IGST पे। GST की क्या रूल है? यदि आउटपुट GST CGST की संपूर्ण राशि इनपुट CGST की राशि से समायोजित नहीं हो पाती है तो आउटपुट CGST की शेष राशि को इनपुट IGST से समायोजित किया जाता है तथा शेष राशि का भुगतान किया जाता है। जैसे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST, फिर टू इनपुट IGST, फिर टू बैंक। यदि आउटपुट IGST की राशि इनपुट IGST से अधिक है तो सर्वप्रथम आउटपुट IGST को निम्नानुसार समायोजित किया जाता है। फर्स्टली IGST सेल बी एडजस्ट, जैसे आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। इसके बाद आउटपुट IGST की शेष राशि को इनपुट CGST से, जैसे आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST। फिर अगर आउटपुट IGST की राशि और अधिक है तो उसे इनपुट SGST से समायोजित किया जाता है, तो होगी आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST। अंत में बचे हुए शेष का नगद भुगतान सरकार को समायोजित किया जाता है, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। यदि IGST के पश्चात भी इनपुट IGST की राशि बची हुई हो तो उसका समायोजन निम्न प्रकार से किया जाता है, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। कुछ लेन देन ऐसे जिन पर GST का भुगतान किया जाता है लेकिन इनपुट क्रेडिट की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में भुगतान किए गए GST के व्यय के रूप में माना जाता है और संबंधित संपत्ति खाते को से डेबिट किया जाता है। उदाहरण भोजन और पेय व्यय के लिए, जैसे रेस्टोरेंट का बिल, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, हमारी क्लास पूरी होती है। अब मैं नेक्स्ट या तो आपकी इनकम टैक्स की क्लास लगाऊंगी या बैंक की। थैंक यू।